कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोम चरैया सोली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। एक चित्र और दिखाता हूँ, छठी लाइन। ये बाकी तीनों जो मेरे से पहले पढ़ने वाले थे इनको भी ताली बजानी है, इसलिए बजानी है कि मैंने उनके लिए बजाई थी। ये अदला बदला होता है इसलिए बजा रहे हैं सब बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं। मैंने, मुझे दिख नहीं रहे थे ना, मुझे आवाज नहीं आई पीछे से, तो मैंने कहा इसलिए कह दूं। एक चित्र देखिए, छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो जरा तालियों में और जोश लाना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। छठी पंक्ति समझ जाओ तो मैं तालियों का एक जोश देखना चाहता हूं आपके हाथों में, ताकि फिर मैं आगे बात अपनी कर सकूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक दौड़ पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद। वाह, सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। जनरेटर नहीं होता तो मैं आपको दूना इससे ज्यादा देना चाहता, उस आवाज से मुझे डिस्टरबेंस होता है, साइकोलॉजिकली मैं ज्यादा फील करता हूं। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं, परसों रामपुर भी पढ़ गया था, समझ जाओ तो कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तालियों का साहस आपका देखना चाहता हूं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे कंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना है मंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना है, वाह, जिनको जेलों में रहना है मंत्री बनकर बैठे थे। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजरवाता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। क्या क्या नहीं होता इस देश में, अखबार पढ़ो और रो। कोई संवेदनशील आदमी हो तो दिन भर खाना नहीं खाए, अखबार की पहले पन्ने की खबर पढ़कर। अखबार जोश चाहता हूं छठी पंक्ति पर, फिर देखना चाहता हूं कितने जोश में आप सुनना चाहते हैं मुझे। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, वाह, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती है। राजनीति पढ़ रहा हूं राजकुमार जी, शुद्ध राजनीति, लेकिन मैं प्रज्ञात से थोड़ा उम्र में बड़ा हूं और थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, इसलिए थोड़ा समझदारी से कह रहा हूं। मेरा बचपन वही था जो आज प्रख्यात का है। कल प्रख्यात मुझसे बड़ा कवि होगा, क्योंकि उसके पास एक आग है, एक क्रोध की ऊर्जा है, उसको जिंदा रखेगा तो कल वो इस देश को एक श्रेष्ठ ओज के कवि के दर्शन कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मैं थोड़ा पढ़ लिख ज़्यादा गया। पढ़ लिख इसलिए ज़्यादा गया कि और क्या करता, मुझे कुछ और आता नहीं था। कहाँ था मैं, भूल ही गया इस चक्कर में। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन। और गजेंद्र प्रियांशु ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा, बहुत श्रेष्ठ। मैं अब तक अभिभूत हूं। अगर मंचों पर हम ऐसे गीत सुनवा सकते हैं, सुना सकते हैं और जनता सुन सकती है, तो हिंदी को कभी भी किसी भी चीज से खतरा होने की संभावना हो ही नहीं सकती। ये कविता का भविष्य है। अगर गजेंद्र प्रियांशु के गीत हम यहाँ सुन लें। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां हैं। समझ जाओ तो ही ताली बजाना, नहीं समझो तो मत बजाना, सुनना। जैसे गजेंद्र ने कहा, मैं भी वही बात कह रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में, बहुत संवेदनशील पंक्ति मैंने लिखी, हफ्ते भर सोचा तब लिखी। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब बीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, वाह, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत माता की। वाह। मैं कोई खिलाफ नहीं बोलता, मैं नेताओं की तारीफ भी बहुत करता हूँ। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है। वाह। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है। उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता, डाकू को पैदा करते हैं नेता और अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। महाभारत में एक कथा आती है, आपने सबने पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ते होंगे तो, या सुनी तो होगी। एक राजा शिशुपाल जी थे। शिशुपाल जब देखो कृष्ण भगवान को गाली, जब देखो कृष्ण भगवान को गाली, जब देखो कृष्ण भगवान को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, इसकी गाली सुन के चुप क्यों रह जाते हो? ये बहुत ताकतवर है क्या? तुमसे ज्यादा ताकत रखता है क्या? तो कृष्ण कहते थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ का बेटा है, मेरा रिश्ते में भाई लगता है। और मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दिया है, इसलिए निभा रहा हूं। 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100वीं गाली देगा उस दिन इसको सजा मिलेगी। और आप जानते हो महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं भी केवल एक वाक्य बोल के अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, और ये काम वो ही कर सकता है जो राजनीति में नहीं हो। वाह। अंतिम एक पंक्ति के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है, सुनिए। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, क्या क्या नहीं हुआ पॉलिटिक्स में।
कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। वाह, और सुनाओ साहब? अरे सर आप बताते रहिए, जब तक आप कहते रहेंगे और सुनाओ मैं और सुनाता रहूंगा। जब मैं 4 कविताएं सुना लूंगा तब मेरा गला खुलेगा। मैं सब सुना दूंगा साहब। आप ये क्या साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, बस ऐसा ही रहने दीजिए इसको थोड़ा। किसी का मोबाइल मंच पर आ रहा है क्या? गजेंद्र का? नहीं आ नहीं रहा, तो स्विच ऑफ कर दिया। नहीं स्विच ऑफ तो मत करो। इतनी रात में पत्नी का आता है फोन, हमको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें पता होगा भाई, मुझे तो पता है नहीं। जिनके पत्नियां हैं उनको जानकारी होगी। एक मैं अपनी सबसे ताजा कविता सुनाता हूं, जो मैंने बहुत गुस्से में लिखी है, बहुत गुस्से में। हमारे प्रखर का प्रख्यात का जो गुस्सा था, वो वही क्रोध है जो किसी भी आम आदमी के दिल में होगा। रोज ये क्या क्या होता है कश्मीर में, रोज क्या होता है। हमारे फौजी को कोई लात मार दे, हमारे फौजी पर कोई हाथ उठा ले, हमारे फौजियों पर कोई पत्थर फेंक दे, हमारे तिरंगे झंडे को कोई जला दे, हमारे बीएसएफ के जवानों की कोई हत्या कर दे और हम चुप रहें। मैं एक बहुत गुस्से में मैंने कविता लिखी है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप जो चाहेंगे मैं सुनाता रहूंगा। स्वागत। पहली केवल 2 लाइन में सुनाऊंगा, ये तय करेगा कि आप मेरा ये तेवर सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अगर मेरा ये तेवर आपको पसंद हो तो मैं पूरे सदन का एक साथ समर्थन चाहूंगा। केवल 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। हम जब रोज देखते हैं अपने तिरंगे में लिपटे हुए बेटों की लाशें, तो क्या कहें, क्या निकलेगा मुंह से। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, वो तय करेंगे कि इस कविता को सुनेंगे आप कि मैं कविता बदल दूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे हो। वाह, यही सुनाऊं साहब? बिल्कुल। तो एक बार जोरदार तालियां उठाइए सब लोग जाग के। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने गजेंद्र से पूछा, मेरा छोटा भाई है, उम्र में बहुत छोटा, लेकिन कई बार प्रज्ञा और मेधा में और गीत के शिल्प में मैं उसे अपने से बढ़ा पाता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने गजेंद्र से पूछा, गजेंद्र हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा उस सर का? बड़ा जवाब दिया गजेंद्र ने, क्योंकि वो गीतकार बड़ा है इसलिए जवाब भी उसने बड़ा दिया। उसने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। बांग्लादेश के समय जिसके त्राण में 1000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए हों, उससे बड़ी कायर फौज दुनिया में कोई हो सकती है? उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी फौज को दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तान के बहादुर फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है कभी झुक नहीं सकता। वाह। 10 सेकंड और मांगता हूं राजकुमार जी, आपको एक 10 सेकंड की कहानी समर्पित करता हूं। क्यों लिखी मैंने गुस्से में कविता? एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, भाई मैंने तेरे शाम तक का खाना पिंजरे में रख दिया है, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तो अपना खाना खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल दोगे? मालिक बोला, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, वहां जाके उसने कहा, मेरे पिंजरे में पालतू तोता है, उसका यहां कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा, भाई मेरे पिंजरे के तोते ने तो उसको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले?
मालिक बोला काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझ जाओ तो तालियां उठाना, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना हो उसको मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह। ये मैंने इसलिए कहानी सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए खंडों में मरता है, खंडों में मरता है। कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है और कश्मीर में रोज मरता है। तब एक कविता सुनिए आप, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, पहले ही 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, जितने जोश में मैं पढ़ूं साहब उतने जोश में सुनना। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। वाह। और साहब मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूं, चाहे वो सुकमा में हमारे BSF के लोग मारे गए हों, चाहे कश्मीर में मरते हों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर कश्मीर में आतंकवादियों को संभालने के लिए सेना का इस्तेमाल हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया, क्यों नहीं हो सकता। BSF के लोग मरते रहेंगे क्योंकि उनके पास उतने एडवांस वेपन्स नहीं है जितने एडवांस वेपन्स नक्सलियों के पास हैं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, चाहे सुकमा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बॉर्डर हो, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय मोदी जी बिना बुलाए पहुंच गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे, बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा मिल गई। 125 करोड़ का नेता एक उस नेता के घर चला जाए जिसका विश्वास ही नहीं है, विश्वासघात करता है, तो कवि क्या लिखेगा। मैंने केवल उस प्रसंग को 4 लाइन में लिखा है, सुनिएगा। कैसा लगा मुझे जब हमारा बड़ा नेता, हमारे देश का एक सर्वोच्च नेता एक उस आदमी के घर चला गया जो विश्वसनीय नहीं है, और इस उम्मीद में चला गया कि शांति की स्थापना हो जाएगी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। वाह। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। भारत पाकिस्तान के 68 साल के रिश्तों पर एक लाइन पढ़ता हूं। किसी को निबंध लिखने को मिले भारत पाकिस्तान पर निबंध लिखो तो मेरे नाम से एक लाइन लिखना, केवल एक लाइन, और वो लाइन आपको लगे कि 68 साल बताती है तो आपकी तालियां चाहता हूं, जी भरकर तालियां चाहता हूं सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। क्या बात है। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो केवल सपने भर में काम चल जाएगा। केवल सपना दिखा दो कि हम इजराइल हो सकते हैं,
हम इजराइल हो सकते हैं, इतने भर से काम चलेगा। अभी बिलावल साहब हैं उधर, एक बिलावल साहब ने बयान दिया मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा। हमारे देश के नेता गुस्सा हो गए, कभी भी गुस्से में लिखने लगे पूरा मांग रहा है। अरे मैंने कहा मांगने दो ना, उसको पूरा देंगे, पहले पूरा ले ले। बिल्कुल। अरे देंगे तो तब जब पहले पूरा ले लेंगे। एक बार पूरा ले लें फिर उसका बाप हमसे ले ले। मैंने खबर भेजी बिलासपुर वालों, आपकी तरफ से खबर भेजी, मैं नहीं जानता अपने स्वाभिमान पर आप कितनी तालियां बजाएंगे। मैंने उसको खबर भेजी कि बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए हमसे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला भी है, रामपुर जिले में बिलासपुर भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह। वो कश्मीर मांग रहा है हमसे। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। वाह। 4 लाइन पढ़ता हूं साहब, और मैंने बहुत गुस्से में लिखी है। ये लिखना कोई बहुत औचित्यपूर्ण नहीं था। मैंने 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है, 39 साल। ये भाषा मैं कभी नहीं बोला, लेकिन जब मैं रोज देखता हूं, रोज रोज किसी ना किसी बेटे को उसके घर में चूड़ियां टूटनी हैं, तो फिर मैंने जो लिख दिया, मैं आपकी मोहर चाहता हूं। और आपने मेरी बात का समर्थन किया तो राजकुमार जी, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के ये बात गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, मैं अब ये कहना चाहता हूं जो मैंने इस कविता में लिखा है सुनना। मैंने मजबूरी में लिखा है, आपका समर्थन चाहता हूं, आपकी मोहर लगेगी तो मैं इस विचार को हिंदुस्तान के प्रधान के सामने गाऊंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, अगर समर्थन करो तो इतना करना कि मेरा हौसला बढ़े और मैं कह सकूं आगे जाके, और आपकी मोहर नहीं लगेगी तो मैं सोचूंगा शायद लिखने में कुछ कमी रह गई। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह। जय हो, जय हो, जय हो। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जुड़ना मुझसे, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने लाइनें लिखी मैं खुद रोया, मैं रो पड़ा खुद लिखकर। मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। उरी में 17 सैनिक मरे, सोतों को काट दिया, मार दिया, बम डाल दिए, 17 सैनिक मर गए। मैं उस दिन हाथरा से कब सम्मेलन था, 10,000 लोग मेरे सामने थे। किसी ने सामने से चिल्ला के कहा आपको ये मरे हुए सैनिक नहीं दिखते? तो एक दूसरा खड़ा हो गया, बोले अब इसे कुछ नहीं दिखता, अब ये मोदी का चमचा है। बिलासपुर वालों, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं दुनिया में कुछ भी हो सकता हूं, मैं किसी ताकत का चमचा नहीं हो सकता।
हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने 2 लाइन लिखी, गुस्से में उस दिन पढ़ा, और मेरा आज भी ये मत है कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला केवल इसलिए हुआ कि इस मुल्क का कवि इतने गुस्से में आ गया था। 2 लाइन, मुझे बाद में लगा गुस्सा ज्यादा था, लेकिन मैंने किया। और जिस तरह से अभी 25 लाशें पड़ी हैं सुकमा में, मैं शायद कल ये गुस्सा फिर करूंगा। मोहर चाहता हूं, आपके समर्थन चाहता हूं, सुनना। स्वागत। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। राजकुमार जी, इस साल की मेरी सबसे अच्छी पंक्ति है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं नहीं समझता आप कैसे समझेंगे, समझ जाओ तो तालियों का अंबार लगाना। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। वाह वाह। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, बुरहानी मारा गया तो आपने जल से निकाले, पाकिस्तान ने ब्लैक डे मना दिया। मैं एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत। और साहब, मैं देखना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं या जोश में ज्यादा आप सुन रहे हैं। आप जीते तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा। मैं चाहता हूं ये तय हो कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना। सचमुच में चाहता हूं ये फैसला हो, और आपने अधिक जोश में सुना तो मैं आपको सर झुका के सैल्यूट करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप जीते, मैं हारूं। एक छंद सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की। आप जीते साहब। मैं आपके सामने सर झुका के आपका अभिवादन करता हूं। जब चौराहा, द्वारा पढ़ रहा हूं लेकिन तालियां इतनी बजनी चाहिए। देखिए, तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती। मैं समझा दूं आपको। आपने बार बार कई किसी लोगों के मन में आता होगा, ये कवि बार बार ताली क्यों मांगते हैं, क्यों कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती। तालियां कविता का मापदंड है भी नहीं, थी भी नहीं, होंगी भी नहीं। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग हमें रोज नहीं मिलते। हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। राजस्थान में पशु मेले लगते हैं, वहां कब सम्मेलन होते हैं, और हमको गाय बैल की गर्दन हिलवानी पड़ती है वरना कोई पैसे नहीं देता। और केवल पशुओं का नहीं, अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर जी, वहां तो गधों का लगता है। ये प्रख्यात और गजेंद्र मुझे वहीं मिले पहली बार। तो ताली नहीं बजती तो कवि के मन में तुरंत ख्याल आता है, मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो ताली इसलिए बजाते रहिए। ये रोग है कवियों का, बीमारी है कवियों की। बीमार हो गए, सिस्टम ने बीमार कर दिए। अब योगी एक दिन में क्या कर ले, धीरे धीरे करेगा। लेकिन साहब, आपने एक बात देखी, आज तक आप 70 साल से एक चीज देख रहे थे, नोट बांट के वोट, नोट बांट के वोट, नोट बांट के वोट। पहली बार एक ऐसा मर्द आया, नोट छीन के वोट। नोट छीन के वोट, नोट छीन। बहुत अच्छा, वाह। छीन छीन के नोट, छीन छीन के वोट लिए उसने। सुनिए, तो तालियां केवल इसलिए कि उससे जागरण बना रहता है। हमें ऐसा लगता है, गलतफहमी हुई रहती है कि आप हमको सुन रहे हैं, जबकि हमें कई बार पता होता है नहीं सुन रहे होते। सुनिए मन से, फिर सुना रहा हूं उन्हीं पंक्तियों को। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की उतना ही जोश दिखाना। भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कृष्ण भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर
खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगी। बर्मा बांग्लादेश तो अलग सीमा पर ऐंठे रहते थे। ये तो पहली बार कोई नेता हिंदुस्तान को ऐसा मिला जिसने कहने का साहस किया कि अब सीमा पर बंदूक की गोली का जवाब अब नेता की बोली नहीं देगी, स्ट्राइकर की गोली देगी, पहली बार। लेकिन होता क्या था, बर्मा बांग्लादेश तो अलग सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच से, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मेरी सबसे अच्छी पंक्तियां इस कविता के सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह। सिंहासन के, कविता समाप्त करता हूं, अंतिम पंक्तियां सुनना। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर जी ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हिंदुस्तान की सियासत बदलती रही, सरकारें बदलती रही, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन लाइन जिंदा रही। मैं भी एक लाइन पढ़ रहा हूं, हरिओम पंवार जब मर जाएगा तो शायद एक पंक्ति देश दोहराएगा, सुनना। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। वाह। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, जो उसमें समापन करना इस कविता का। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। जय। देखो, भारत माँ को तो इस समय सोने दो। मैं वो कवि नहीं हूं जो भारत माँ को भी ताली बजवाने के लिए दांव पे लगा दूं। मैं कविताओं से काम कर लेता हूं। और सुनाओ ना साहब। नहीं, मैं तो पूछता रहूंगा जब तक आप कह नहीं दोगे कि प्राण खाने बंद कर। कुल्हड़ वाली भी सुना दूंगा उससे। मैं एक मोदी जी पर कविता सुना दूं आपको। स्वागत। जानते हो ना, देखो योगी जी पे तो मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी नवजात शिशु पर हमला नहीं करता। बस इतना जानता हूं कि अब युग आने वाला है कि आगे किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री वो ही बनेगा जो कुंवारा होगा। और प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं, समझो क्या तो उनको तो ये है कि जब अब पता चला बाद में कि की थी, छोड़ दी। आप समझते हो कभी रेडियो पे मन की बात क्यों करते हैं वो? राजकुमार जी जो शादी करके पत्नी छोड़ दे, वो मन की बात फिर सिर्फ रेडियो पे ही कर सकता है। मैं उनके साथ उठा बैठा हूं, 20 साल उठा बैठा हूं। 20 साल कविताएं सुनाई है। जब वो राजनीति में बहुत नए थे, हरियाणा का काम देखते थे, तब से मैं उनके साथ। अब प्रधानमंत्री से तो किसी कवि का रिश्ता होता नहीं है, तो मेरा भी नहीं है। वो अपने लिए आजाद हैं, जो चाहे करें। मैं यहां आजाद हूं, मैं जो चाहूं करूं। एक कविता सुनाता हूं आपको मौदरणी जी। स्वागत। देखिए, मेरा संकट ये है, मेरा दृढ़ मत भी ये है, कविताएं कभी भी किसी भी युग किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। एक साथ नहीं चल सकती। मैंने जीवन में केवल एक कविता किसी के सरकार के समर्थन में लिखी। जब वाजपेयी साहब ने परमाणु विस्फोट किए तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैंने परमाणु विस्फोट का घनघोर समर्थन किया और समर्थन में कविता लिखी। लेकिन मैं कविता लिखते ही समझ गया था, या तो कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। कविता बची, सरकार गिरी। अब मेरा संकट अब ये था
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पिछली सरकार को हटाने का जो आंदोलन बाबा रामदेव ने शुरू किया, मैं उसका हिस्सा था। मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं, 10 साल से उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मुझे कोई शर्म संकोच ये कहने में नहीं है कि मैं उस सरकार का, उस आंदोलन का हिस्सा था जो उस सरकार को हटाना चाहते थे। अच्छा, जिसको हटाना चाहते थे वो हट गई, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? समर्थन में लिखें तो मरे, क्योंकि एक चीज तो होगी। लेकिन साहब अब और कोई काम हमसे आता नहीं, यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए थे तभी। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है साहब, राजकुमार जी आपको भी आश्चर्य होगा, आपने भी शायद नहीं सुनी होगी अगर यूट्यूब नहीं खोला होगा तो। एक शब्द आदरणीय मोदी जी के खिलाफ नहीं है, एक शब्द, और एक भी शब्द आदरणीय मोदी जी के पक्ष में नहीं है। तलवार की धार पे खड़े होकर लिखा, इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। और लेकिन कविता में वो हरिओम पंवार जिंदा है, जो हिंदुस्तान की जनता ने प्यार से हरिओम पंवार बनाया। कविता सुनिए मन से, केवल कविता के मन से सुनिए। मैं जानता हूं आप ज्यादातर किस लोग होंगे, किधर के होंगे, और ज्यादातर उधर के होते हैं जिधर की सरकार होती है। और हरिओम पंवार वो होता है जो सबके मन के में कुछ भी हो वो अपनी बात को स्वीकार करवा ले, उसी का नाम हरिओम पंवार है। स्वागत। सुनिए, देखिए एक छोटी सी बात सुन लीजिए, तब आप कविता ठीक से समझेंगे। दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, ऋण धन कुछ नहीं है। जो आपका दृष्टिकोण है, जो कोई पानी देंगे, पानी देंगे। मिश्रा जी मुझे फिर दवाइयां क्योंकि बहुत खिलाई जाती हैं। डॉक्टर विजय मिश्रा जी हैं कि नहीं? आज उन्होंने मेरे बहुत बहुत असंतोषों का जवाब दिया जो मेरे मन में घुमड़ते रहते थे बीमारियों को लेके। जो आपका दृष्टिकोण है दुनिया में, आपको वो अच्छा लगता है। आप खुश हैं तो आपको रोता हुआ आदमी भी ऐसा लगेगा ये हंसने का कोई नया तरीका तो नहीं है। और अगर आप दुखी हैं तो फिर आपको सब दुखी नजर आएंगे। जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया तो शिवाजी की मां चाहती थी किले में पहले राम कथा हो, उसके बाद प्रवेश हो। समर्थ रामदास गुरु आए कथा कहने, जीजाबाई का हुक्म था, समर्थ रामदास गुरु कथा कहने लगे। कथा में एक दिन प्रसंग आया, सीता का अपहरण हो चुका है, वो अशोक वाटिका में बैठी है, राम की याद में चिंता मग्न है, चारों ओर सफेद गुलाब के फूल खिले हुए हैं। राम की याद में सीता इतना चिंता मग्न है कि सीता के चेहरे का रंग भी सफेद लग गया है, और सफेद गुलाब के फूल और सीता का चेहरा सफेद एक जैसे नजर आते हैं। इतना कथा में बात आई कि एक आदमी सामने से खड़ा हो गया। उसने कहा गुरुदेव कथा में झूठ मत बोलो। गुरुदेव ने कहा क्या झूठ बोला? बोले जहां सीता मां बैठी थी वहां सफेद गुलाब का एक भी फूल था ही नहीं, वहां तो सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। गुरुजी ने पूछा कौन है आप? बोले हनुमान जी हूं। राम ने कथा सुनने भेजा है कि आप बहुत अच्छी कथा कहते हो, तुम तो झूठ बोलते हो। गुरुजी ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी उठ के चले गए, जाकर राम से शिकायत कर दी। कहां भेज दिया? उस अज्ञानी के पास जिसको यही नहीं पता सीता के चारों ओर गुलाब फूल के फूल सफेद थे कि लाल थे। राम हंस पड़े, बोले सफेद थे। हनुमान जी ने पूछा आप गए थे देखने? अरे जो देखने गया उसकी सुनते नहीं हो, गुरुजी ने कह दिया तुमने मान लिया। राम ने फिर हंस के कहा नहीं वहां सफेद गुलाब के फूल थे। अब हनुमान जी भागे भागे सीता मां के पास गए। वो जानते थे सीता ने देखे और उसने देखे, और जाके सीता मां से कहा सीता मां गुरुजी कथा गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, गुरुजी को मालूम नहीं है, लेकिन राम मेरा यकीन नहीं कर रहे, राम भी कह रहे हैं सफेद गुलाब के फूल थे। सीता भी हंस पड़ी, बोली हाँ बेटे सफेद गुलाब के फूल थे। अब हनुमान को गुस्सा आ गया। कोई भक्त सच्चा होगा गुस्सा करेगा तो रो पड़ेगा। रो पड़े हनुमान की मुझे झूठा बनाने पे क्यों तुले, मैंने अपनी आंखों से देखा वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। जब हनुमान रो पड़े तो सीता ने सर पे हाथ रखा, कहा पुत्र फूल तो सफेद गुलाब के ही थे, लेकिन तुम गलत नहीं हो। जब तुमने अपने स्वामी राम की पत्नी को रावण की कैद में देखा तो तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून उतरा हुआ था, क्योंकि तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून था। तुमको सफेद फूल भी लाल फूल नजर आते थे, वरना फूल तो सफेद ही थे।
वाह वाह। दृष्टिकोण पर निर्भर है। मेरा अपना दृष्टिकोण है कविता लिखने का। मैंने शुद्ध एक कविता लिखने की कोशिश की है, राजनीतिक संदर्भों में लिखने की कोशिश की है। आपका मन चाहता हूं इसके बाद में जो इधर जिस कविता की फरमाइश कर रहे हैं वो भी पढ़ दूंगा। करगिल के शहीदों पर मेरी एक कविता है वो भी पढ़ दूंगा। एक संविधान पर मैंने कविता लिखी है। मैंने 20-22 साल संविधान पढ़ाया है। हुजूर जा रहे हो, हे आर्यपुत्र, जरूरी हो तो जरूर जाओ वरना लौट आओ आर्यपुत्र। देखो मुझे ठीक से समझने का बस एक सूत्र है, एक बात समझ लो, मुझे ठीक से समझ लोगे। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। वाह। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। सुनिए कविता मन से। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। मैं ताजों के लिए, गजेंद्र हमारा प्यारा लाडला गीतकार है और मैंने इस कविता में कोशिश की है गीत ही लिखने की, लेकिन गीत में राजनीति आ जाए तो उसे गीतकार तथा कहित व्याकरणीय गीतकार उसको गीत नहीं मानते। गीत उसी को मानते हैं जिसमें ऐसे शब्द आए जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आए किसी के। यही होता है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पूरी कविता का आधार एक पंक्ति है। इस पंक्ति को समझ जाओगे मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। फिर दोहराता हूं, सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग। ज्यादा तालियों की पंक्ति थी वैसे ये, पर आपने कम बजाई, चलो इसके लिए भी आपका अभिवादन। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन का। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी मरने पे बजी तालियां, अच्छी लाइन बजी। प्रख्यात कितना खुश हो रहा है, बोले ये मरे तो मेरी लाइन खुले। अभी नहीं मरने वाला प्रख्यात। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। राजकुमार जी कोई गर्वोक्ति नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा। मैं चाहता तो जहां आपकी पार्टी के 282 संसद में बैठे मैं बैठ सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। मिले हुए टिकट को लौटाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि मैं जानता था कि मैं सिद्ध कवि रहना चाहता हूं और कोई कवि कुछ भी हो सकता है, सत्ता का हिस्सा होके निष्पक्ष कवि नहीं रह सकता। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक लिखता हूँ 2 पंक्तियों में। 2 पंक्तियों में शीर्षक पर मोहर चाहता हूं। आपको लगे कि ईमानदार कवि का शीर्षक यही होना चाहिए तो तालियों से मोहर लगाना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। रिजल्ट आए 16 मई को, 26 मई को सरकार बनी, तभी मैंने कविता लिखनी शुरू की। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद की परंपरा का वाह। अब ये मैंने सुना है किसी से, सच झूठ का मुझे नहीं पता। मेरा कोई आके गिरबान मत पकड़ना कि ये सच है कि झूठ है।
आदरणीय सोनिया जी सहारनपुर में किसानों को मुआवजा बांटने आई। किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी 1.5 साल पहले, बहुत फसलें नष्ट हुई, आंधी तूफान ओले। सोनिया जी ने आके मुआवजा बांटा किसानों को। तो सहारनपुर के कुछ किसानों ने आपस में 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास पहुंचे। मैडम लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले मुआवजा। बोले मुझे क्यों? किसान धीरे से बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। वाह। भारत मां के घर में, मैं केवल तनाव से मुक्त करने के लिए पढ़ रहा हूं, ये मुझे नहीं पता झूठ है कि सच है। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। मैंने कहा तारीफ नहीं की कहीं भी, लेकिन जो सच लिखा, जो सच दिखा वो लिखा। एक पंक्ति पढ़ता हूं, आप इस सच को स्वीकारते हो तो फिर पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता। अपना रिश्ता तय करता हूं। तुम्हारा राजमहल तुमको मुबारक, ये गलियां, ये सड़कें, ये जनता, ये चौराहे हमको मुबारक। रिश्ता जोड़ता हूं, सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का अरमान, जोश में सुनना, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में। वाह, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। जब आप सबको नहीं मिल रही, मैं इनको क्यों पीने दूं? आपके सबके हाथ में कब दिख जाएगा तो मैं यहां आने दूंगा। उधर ले जाओ, उधर। अरे ले जाओ, ले जाओ भैया, मान जाओ, कहना भैया ले जाओ। कोई नहीं। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो हंसना बस। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। वाह, कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले, कुछ गौरक्षक भी ज्यादा हिम्मत वाले। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। और 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं राजकुमार जी, आपको समर्पित है, जनता को भी समर्पित है। आप सब भाजपा के लोग हो और भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूं, और आप सब ताली बजाएंगे, दावा कर रहा हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े, सच लगे तो तालियां चाहता हूं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं,
ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है पूरे जीवन में। 1975 में जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। बुजुर्ग लोग हैं जानते होंगे, मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मीसा भोगा है। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार बिलासपुर में बैठा हुआ कविता पाठ कर रहा है। वाह। मैं राजनीति में नहीं गया, मुझे आती ही नहीं है। नौकरी लग गई, पढ़ाने चला गया। फिर मैंने एक आदमी के साथ काम किया जो हिंदुस्तान में गरीब आदमी को स्वस्थ रहने की परंपरा सिखाने के लिए अभियान चला रहा है। आज तो लोग उनकी बुराई करते हैं कि ये तो लाला हो गया, साबुन बेचता है, तेल बेचता है। अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में अच्छा साबुन बेचा होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने नहीं आया होता। वाह। स्वदेशी के नारे बहुत लगे, काम किसी एक ने करके दिखाया। मैं आज भी उनके साथ काम करता हूं, बोलता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना, अच्छा नहीं लगे इसलिए सुन लेना कि मैंने सुनाने का पैसा लिया है। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर। और 2 लाइन और पढ़ता हूं साहब, फिर आकाश भर तालियां देखना चाहता हूं। यह माना जाता है कि हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की उनमें एक छोटा सा कवि मैं भी हूं। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि उस परंपरा को आज जिंदा नहीं रख सकूं। मैं फिर 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और एक तालियों का पहाड़ देखना चाहता हूं, यह एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। मन करे तो उठाना पहाड़ जैसी तालियां। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने। वाह 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 वाह। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया। बहुत खूब। और कविता की सबसे अच्छी लाइन सुनना, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। वाह। 4 जून की रात याद कीजिए जब सोती हुई महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाते हैं, मैं चंद्र वरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। अब मेरा मूल तेवर बोलता है, मूल हरिओम पंवार बोलता है, सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना, कवि की ईमानदारी को समर्थन करना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना कामी। ये पहली बार चेंज नहीं हुआ, पहले भी हो चुके हैं। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना कामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। कवि जो कह सकता इससे अधिक तो नहीं कह सकता साहब, इससे अधिक नहीं कह सकता। मैं पराकाष्ठा तक जा रहा हूं, सुनना और हौसला बढ़ाना मेरा। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी।
मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी। मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंह। अंतिम छंद सुनना साहब, मैंने जिसके लिए कविता लिखी है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वाह। मैंने अंतिम छंद के लिए कविता लिखी, जो बहुत शुद्धी लोग हैं, शुद्ध कविता सुनने आए वो सुने। इसके बाद जो कहेंगे, जब तक कहेंगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन बीच में उठिए नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसद यही है। ये ऐसा होता है पार्लियामेंट में, जिसका मन करे उठ के चला जाओ। वो एक ऐसी जगह है जहां सब बोलते हैं और कोई भी नहीं सुनता। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर। क्या कर जाओ साहब, 12 लाइन सुनना। जनता की ओर से भारत सरकार को सुना रहा हूं, कोई भी सरकार मेरी ये मांग पूरी कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूं। एक एक मांग, एक एक लाइन, एक एक लाइन में एक एक मांग है। मैं जानना चाहता हूं आप इनको पूरी कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, करानी है तो और बजाओ। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। और तीसरी मांग में देखना चाहता हूं कितना जोश दिखाते हैं आप। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, लाल चौक पर भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। वाह। ये शरद पवार कब तक क्रिकेट खेलेगा? खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, 20 साल के रिश्ते हैं तो एक छोटा सा पक्षपात तो मैंने भी कर लिया है, एक आखिरी लाइन में बस, बाकी सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर मोदी जी और योगी जी ये सिद्ध कर दें कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल की बात है, तो 19 भी तुम्हारा और 24 भी तुम्हारा। वाह। ये कवि बोल रहा है, लेकिन ये ऐसा लगे कि सबका साथ सबका विकास ही एकमात्र लक्ष्य, तब सुनना। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। सामाजिक सद्भाव, अंतिम एक एक लाइन मन से सुनना साहब। सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा
वाह 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 वाह। और सुनोगे साहब? अच्छा, तुम्हें आज कोई काम नहीं है अपने घर? अच्छा, ठीक है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं सुनाता हूँ। पर बीच में उठे नहीं कोई, 2-3 लोग उठे, मैं बीच में बोला नहीं। हाँ, पहले उठ सकते, बिल्कुल पहले तो उठते हैं। पहले तो आपको सबको उठ जाना चाहिए था इस समय। सुनिए, जिनको बहुत जरूरी जाना चले जाएं। मैं एक करगिल के शहीदों पर कविता सुना देता हूँ। अच्छा, मेरा मन तो आज गजेंद्र के गीत सुन के गीत सुनाने का भी हो रहा है, जो मैं मंचों पर कभी नहीं पढ़ता। आज पढ़ दो? हाँ दादा, बिल्कुल स्वागत है। एक गौरी बिटिया भी कह रही है, प्रखर भी कह रहा है, तालियां तालियां हो जा सकती। पीछे के लोग आगे आ जाए जी। अरे साहब, ठीक है, हम आभारी हैं चेयरमैन साहब के, वो इतना समय बैठे। आप लोग जाने के लिए उठे हैं कि वापस आने के लिए? नहीं, कुछ रासायनिक क्रियाएं जोर मारती। तो पीछे के लोग आगे आ जाएं। मैं आज जीवन का वो सुनाता हूं जो मैं मंचों पर कभी नहीं सुनाता। आ जाइए, आगे आ जाइए सब। ये अब एक आध मुश्किल कविता भी सुना दूं, स्वागत। पढ़े लिखों जैसी। देखो, हमें तो ये आता है, जब उठाना हो आपको तो एक ऐसी कविता सुना दो जो आपकी समझ में नहीं आए। अच्छा, मैं 2 मिनट मांगता हूं, गौरी बिटिया की इच्छा है। मतलब इच्छा तो मेरी थी, उसने समर्थन कर दिया, तो मेरा भी मन कराया, पता नहीं क्यों। गजेंद्र ने बहुत स्वागत है। अच्छे। भाई आप गजेंद्र यहाँ आओ, आगे 2 कुर्सियां ले लो, खाली पड़ी हैं, और मेरे पास आ जाओ। प्रख्या, तू भी आगे आ जा, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। 2 खाली कुर्सी दे दीजिए। 2 यहाँ मेरे साथ आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ तीनों। पता नहीं चलता ना पीछे तुम ताली बजा रहे हो कि नहीं बजा रहे। नहीं, कोई नहीं यार, इन पे बैठ जाओ। राजकुमार जी को वहीं बैठा रहने दो, या एक कुर्सी राजकुमार जी को इधर दे दो। राजकुमार जी ठीक है। नहीं, हम चाहते थे सोफे को भी थोड़ा सांस मिल जाए। अरे एक कुर्सी और लेके बैठ जाओ ना। चलो कोई नहीं, सुनिए, मैं गीत सुना रहा हूं, लेकिन ये तीनों और आप में से कोई भी मुझसे नहीं पूछेगा कि मैंने कब लिखा, क्यों लिखा और किसके लिए लिखा। ये शर्त स्वीकार हो तो सुनाऊं, स्वीकार है तो ताली बजा के बताओ। ठीक, आगे आ जाओ। इसके बाद एक अच्छी सी कविता है मेरी संविधान पर, वो सुना दूंगा, भूख सुना दूंगा, करगिल के शहीदों से समाप्त करेंगे जी। हाँ, सुनाए आज तक हिंदुस्तान में किसी को 3 घंटे गाते हुए? नहीं। तुम रूठे युग बीत गए, गीत की तरह सुनना गजेंद्र, तुमको समर्पित करता हूं। तुम रूठे युग बीत गए, दर्द उदासी आज भी है। तुम रूठे युग बीत गए, दर्द उदासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। तुम रूठे युग बीत गए, एक घड़ी तू मैं अगले पल पल के सावन। एक घड़ी तू मैं अगले पल पल के सावन। रोज गिले शिकवे करता एक अनु आता है, फिर वो क्यों खो जाता है। इसी खोज में गौतम सा, इसी खोज में गौतम सा मन बनवासी आज भी है। तन हीरे मोती पे, अंतिम लाइन सुनना, तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। जिस ज्वाला की भेंट चढ़ी बची कोई उम्मीद नहीं, अब वो आग नहीं दिखे।
ऐसी कोई नींद नहीं, सपनों में भी जलने का मन अभ्यासी आज भी है, तन हीरे मोती पहने मन। आपसे ज्यादा धैर्यवान श्रोता मैंने दुनिया में नहीं देखे। मैंने ये गीत केवल इसलिए सुनाया मैं आपके धैर्य की परीक्षा लूं कि आप कितने धैर्यवान हैं। पास मुझे अब ये शक हुआ कि आप यहां इसलिए बैठे हैं कि आपका संकट ये है कि इस समय जाएं कहां। सुनिए, मैं एक संविधान पर कविता सुनाता। हुजूर वापस आ जाओ, मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा आप जो उठेगा। देखिए, मैंने 20-22 साल संविधान पढ़ाया। मैंने इसलिए कविता लिखी, जब मैं संविधान पढ़ा के घर लौटता था तो मैं रोज ये सोचता था कि किताब में जो लिखा है वो तो देश में नहीं होता, और जो देश में हो रहा है वो इस किताब में कहीं नहीं लिखा। तुमने सुना नहीं? तो मैं रोज दुखी होता था, पढ़ाता भी था वो जो किताब में लिखा है, पढ़ाई जाता था लेकिन दुखी होता था। तो एक दिन सपने में संविधान आया और संविधान ने मुझसे कहा, बहुत दुखी है कवि? मैंने कहा बहुत दुखी हूं, पढ़ा कुछ रहा हूं, हो कुछ रहा है। बोले तुमने कभी मेरे बारे में सोचा, मेरी पीड़ा के बारे में सोचा, मुझे हिंदुस्तान की सियासत ने कितने कांटे दिए, कभी इस बारे में सोचा? तो मेरी पूरी कविता भारत के संविधान का बयान है। मैं कहीं नहीं बोलता, समझने के लिए बस इतनी एक लाइन समझ लो कि यह भारत का संविधान बोल रहा है, अपने आंसू रो रहा है, अपनी चीख, अपना क्रंदन, अपना दर्द गा रहा है। यह बता रहा है कि मेरे साथ जो सियासत ने सलूक किया यह उसकी एक व्यथा कथा है। थोड़ी सी मुश्किल कविता है लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए। सुनिएगा, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा लाल किले से क्यों बोला? मैंने कहा संविधान में कोई बोलने ही नहीं दे रहा था। संसद में वॉकआउट चल रहा था तो मैं लाल किले की ओर फूट लिया, तो मैं वहां से बोल लिया। मौन मत बैठना, कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सहज बनाने की कोशिश की है कविता। मैं गांव का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं। कभी कभी मेरे गांव के लोग कहते हैं तो क्या गाता बकता फिरता है, और सच मानो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे चाचा जी ये कहते थे भाई तुझे पैसे मिलते होंगे थोड़े बहुत गाने बजाने के। मैंने कहा जी हाँ मिलते हैं। बोले ये काम अच्छा नहीं है, ये तो हमारे गांव में भी आते हैं गा के मांगने वाले वो मुझे आज तक वही समझते और मैं भी खुद भी सचमुच वही समझता हूं, और इसके सिवा हूं भी क्या। सुनिए मन से कविता सुनिए। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, इतनी तालियों से काम चल जाएगा। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरे वादे समता क्या था मुझ में और बनाया क्या। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। जहां दिल में तीर सा चुभे तालियां उठा देना, मुझे गलतफहमी हो जाएगी कि मेरी बात समझी जा रही है। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से कविता शुरू होती है। एक एक लाइन सुनना साहब।
सबको भाषण की 125 करोड़ लोगों से भारत का संविधान बात कर रहा है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का, एक एक लाइन पर मन मांगता हूं, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज हिंसा भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का। और संवेदनशील लाइन सुनना, समर्थन करना गजेंद्र आपको सौंपता हूं, प्रख्यात को सौंपता हूं, बहुत संवेदनशील पंक्तियां। क्या मेरा भी अपहरण किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, इससे ज्यादा क्या रोएगा। मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु। ध्यान देना, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का और गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मेरी आंख झुकी दिखती है, मेरी कमर झुकी दिखती है, मेरी आंख झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, मेरी कमर झुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का एक लाइन पर कविता लिखी मैंने, एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी बस, और मैं सोया नहीं था पूरी रात। एक लाइन आने पर तो मुझे कलाम साहब याद आए। कलाम साहब का एक वाक्य आपने सबने सुना है, वो अक्सर कहा करते थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। मैं बड़े आदमी के साथ नाम जोड़ना चाहता था, एक लाइन मैंने जोड़ी। बड़े आदमी की लाइन और मेरी लाइन दोनों एक साथ सुनना। बड़े आदमी ने कहा, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और मैंने लिखा, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। मेरा गलत अर्थ करते हो एक लाइन पर, उसे एक लाइन को पकड़ लेना, मैं समझूंगा मैं दुनिया के सबसे अच्छे श्रोता आप। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी हुई है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं
भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। सत्ता हाथ बांध बैठी है चौखट, सत्ता हाथ बांध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, जनता बांध बांध बैठी है। चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है। इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। क्या क्या नहीं हुआ संसद, वही तो बचाती संविधान को। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। और एक शब्द आएगा बहुत दिन पहले, तो बहुत चर्चित था, वो आपको याद हो उसकी तो ताली बजा देना, भूल गए हो तो भूल गए। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है। अगली पंक्ति बहुत मन से सुनना। मेरा संसद से सड़कों तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं। ये उत्तर भारत जो ये हवा कहां से आई? आंधी है तो जोर से क्यों नहीं आई? जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूं। किसी ठाकरे का दिल्ली में मैं मोहताज बना बैठा हूं। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले। अंतिम पंक्तियां सुनना, और जो शुद्ध कविता सुनना चाहते हैं फिर मैं गजेंद्र को सौंपता हूं। वो श्रेष्ठ गीतकार है, उसके शिल्प को मैंने ओज में शिल्प लाने की कोशिश की है। सुनना। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है। अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, अंतिम पंक्तियां, मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूं। शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं कब जाओगे भाई घर आप लोग? अच्छा, एक और कविता सुनाता हूं, सुनिए। एक चंद्रशेखर आजाद पर कविता। कोई उठे नहीं साहब इसमें। आदरणीय सरदार जी बैठ, एक अच्छी कविता सुने। अगर जरूरी हो तो जाएं। जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप लोग कब से कहना मानने लगे? आप मत मानना साहब। मैं चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता सुनाता हूं। देखो, मेरी नई कविता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पहली बार आया हूं इसलिए सुना रहा हूं। एक आदरणीय मायावती जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हुई थी। अब नहीं, पहले। आदरणीय नहीं, परम आदरणीय। राजकुमार जी ने शायद वो सुनी है, मैंने रुद्रपुर में भी सुनाई है। पीड़ा यह है कि वो पहली बार जब मुख्यमंत्री वो बनी थी तो वो अपने आप नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। ये तब की घटना है। इटावा शहर में चंद्रशेखर आजाद के नाम पर एक महाविद्यालय था। आदरणीय मायावती जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री होते हुए, चंद्रशेखर आजाद के नाम का पत्थर उखड़वाया, किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकारों ने बहुत हिम्मत करके कह दिया कि देवी, ये महाविद्यालय तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में घूम के बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी।
चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया और हिंदुस्तान की राजनीति चुप रही। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा, पूरे पेज का लेख था। मैं हरिद्वार में था, मैं पढ़ते पढ़ते रोता रहा, लेकिन मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से है, या तो माफी मांगेंगी वरना भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिलाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, चर्चा ही नहीं हुई। मैं उन दिनों वाजपेयी साहब से मिलता था, अडवाणी जी से मिल लेता था, मैं दोनों के पास गया कि आपके समर्थन से कोई मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताएगा? दोनों नहीं बोले, दोनों चुप रहे। जब मैंने वाजपेयी साहब को ज्यादा कुरेदा तो धीरे से ये कह दिया, क्या इस पर हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा आप चुप रहिए, आपकी कोई मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेके जनता के बीच जा रहा हूं, और मैं उन्हीं दिनों एक कविता लेके जनता के बीच आ गया। आज भी वो इसलिए प्रासंगिक है, हिंदुस्तान में शहीदों का सम्मान कम होता कम है, अपमान ज्यादा होता है। हम नहीं कहते आप उनका सम्मान कीजिए, बस हम ये कहना चाहते हैं हमारे शहीदों का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। एक कविता सुनाता हूं मैं, उस समय कविता है, और इसके बाद सरदार जी के पीछे पीछे सब जाना, जैसे उन्होंने मेरा कहना माना ऐसे सब मान जाना। या करगिल और सुन लेना, इसके बाद सुन। अच्छा, ये तीनों भी ये सोच रहे हैं कि कब प्राण छूटे। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां। तालियां बजाते रहोगे तो जब तक बजाते रहोगे तब तक सुनाता रहूंगा। देखो एक बात समझ लो, हरिओम पंवार कोई कवि है ही नहीं। हरिओम पंवार एक आग का नाम हुआ था। ऐसी आग का नाम हरिओम पंवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए बहुत साल तरसोगे भी तुम। बिलासपुर में 40 साल बाद आया, मैंने 40 साल पहले कवि हो गया था मैं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी, ये शहीदों का सम्मान कीजिए आप। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। मेरा दर्द सुनना और अपनी तालियां जोड़ना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। पत्थर बदल दिया, कोई मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद के नाम का पत्थर बदल दे, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। मेरी पीड़ा यह है, सियासत में किसी ने बयान नहीं दिया, क्योंकि किसी का वोट बैंक से मतलब नहीं था। लेकिन मैंने कल्पना यह की कि जिन शहीदों ने आकाश में सुना होगा कि आज एक हमारे साथी को आतंकवादी कहा जा रहा है, उन पर क्या गुजरी होगी। इस सौंदर्य को जीना मेरे साथ, इस कविता का यही सौंदर्य है कि उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी होगी। वो कहीं सुन रहे होंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जिनके लिए हम शहीद हुए,
उनको सरकार में बैठे लोग, राजनीति पर बैठे लोग, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लोग आतंकवादी बता रहे हैं। तब सुनना, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत मां पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, आजादी का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरदा। फिर प्यार चाहता हूं आपका, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। गुस्सा बहुत था साहब, बरसात हो रही थी, मैं हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठा था बारिश में, मुझे नहीं पता ये मेरी आंखों में आंसू है कि पानी बारिश का है। मैंने 4 लाइन लिखी, अपने गुस्से को कैसे दिखाया। गुरु गोविंद जी के बेटे बैठे, उनसे ज्यादा बहादुर कौम में किसी को मानता नहीं, उनके सामने पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगे मुझे गुस्सा दिखाने का हक था तो मुझे बहुत प्यार दे के भेजना यहां से। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, अपने गुस्से पर बड़ी मोहर चाहता हूं आज बिलासपुर के लोगों की। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निंदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा, फिर पिस्तौल। बहुत बहुत आभारी हूं आपका, बहुत बहुत प्यार दिया आपने, जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। फिर पिस्तौल उठा लेने की। शेखर पर 1 मिनट सुनना। जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो मैंने पढ़ा उनके बारे में, बहुत बातें आप सब जानते हो, लेकिन 2 बातें वो बता रहा हूं जो आप नहीं जानते। 780 पुलिस वाले इसलिए थे अंग्रेजों की फौज में कि वो शेखर को पहचान लें, केवल इसलिए नौकरी दी गई थी उनको कि वो शेखर को पहचाने, बस 780 लोगों को। और साहब उनको पढ़ते पढ़ते एक वाक्य मैंने ऐसा पढ़ा जैसा दुनिया में किसी क्रांतिकारी के जीवन में पढ़ने को नहीं मिलता। गरीब माँ बाप का बेटा था चंद्रशेखर आजाद, इकलौता था, कोई भाई बहन नहीं था। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में भावरा गांव में रहते थे उनके माता पिता। वो खजाने लूटते थे सरकारी आजादी के आंदोलन के लिए। वो पैसा जिस संदूक में होता था उसकी चाबी चंद्रशेखर आजाद के पास रहती थी। एक बार उनकी गांव के कुछ लोग आए और आके कहा, तुम जानते हो आजाद, तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी नहीं है, भूखे मरने की नौबत है, कम से कम इस संदूक में तो इतना पैसा घर भेजो कि तुम्हारे माँ बाप रोटी तो खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद 2 वाक्य बोले, एक आंख में आंसू भरकर, एक आंख लाल करके। आंसू भरकर तो ये कहा, क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है। और दूसरा वाक्य आंख लाल करके कहा कि संदूक में से तो 1 पैसा नहीं दूंगा, लेकिन तुम गांव वालों मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो आके खबर करना, मैं एक दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की गोली की दोनों के सीने में 1-1 गोली उतार के चलाऊंगा। ये कहा चंद्रशेखर आजाद। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी। तब 1 मिनट सुनना आजाद पर, बस 1 मिनट। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा निकेतन वाली, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, किसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, आजादी का बेटा जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचा
खाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और मेरे छोटे भाई हैं राजकुमार, बहुत आदर देते हैं, भाजपा के एमएलए हैं। अगर मैंने एक छंद नहीं सुनाया तो वो समझेंगे कि प्रचंड बहुमत यूपी में आ गया, प्रचंड बहुमत दिल्ली में आ गया, इसलिए हरिओम पवार डर गया। और फिर मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी हो सकता हूं, डरने वाला तो हो ही नहीं सकता। उसी समय लिखा मैंने, क्योंकि भाजपा के समर्थन से थी, वो अपने आप होती कुछ भी कर लेती। तब के बाद अब पहली बार अब समर्थन मिला है, पहली बार। उस तब के गए हुए भाजपाई अब आए। मैंने तभी लिखा, सुनना साहब, जो भारत माता, ये भी ईमानदारी से सुनना, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माँ, मेरा पीड़ा उसी समय की पीड़ा ये, समर्थन से मुख्यमंत्री और वो कुछ भी कर रही है। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत। और तालियां चाहता हूं साहब, 2 लाइन और सुनना, और समर्थन चाहता हूं बड़ा। तुम सत्ता में शामिल थे, तब गठबंधन तोड़ा होता, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। अंतिम छंद सुनिए साहब, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, पूछते हैं लोग वो कहां और तुम कहां, तुम बासी अखबारों में और वो देवलोक में। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनकी याद जुबां पर, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। एक छोटी कविता और सुनाता हूं करगिल पर, बहुत हो गया आदरणीय, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। शहीद पर एक छोटी सी कविता है मेरे पास। देखिए मैं अभी एक बीमारी से निकला हूं और अपने ड्राइवर को मैं रिश्वत दूंगा इस बात की, वो जाके ये ना बताए घर पे कि मैंने कितनी देर कविता पाठ किया। तो डॉक्टर तो मना ही करते हैं कि पढ़ो ही मत। बिल्कुल साहब, राजकुमार जी आप विश्वास कीजिए, जिन दिनों में बहुत संक्रमण काल में था, जीवन मौत के बीच था, मुझे होश नहीं था, डॉक्टर कह चुके थे कि बच भी सकता है मर भी सकता है, उस समय मुझे सिर्फ हिंदुस्तान में अपने कविता पाठ के समय लोगों की तालियां और जिन गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उनकी दुआएं याद आती थी और मुझे कुछ याद नहीं आता था, मेरे घर का कोई याद नहीं आता था मुझे। मैंने शादी नहीं की, मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं इस समय। मेरे पास एक बड़ी नौकरी रही, मैं प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी का,
और महंगा भी कभी माना जाता हूं हिंदुस्तान का, लेकिन मेरे पास अपनी झोपड़ी भी नहीं है, कॉलेज के दिए मकान में रहता हूं। मैं उन गरीब बच्चों की आंखों में अपना घर तलाशता हूं, मैं जिन मासूमों को पढ़ा के कुछ लायक बनाना चाहता हूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा जीवन की है ही नहीं। आप भी चाहें तो, सीडी तो खत्म हो गई, एक यहां मेरी कुछ किताब हैं, आप किताब लेना चाहें तो कुछ लूज सीडीज हैं, सीडीज उसके साथ फ्री मिलेगी, वो पैसा सब उस ट्रस्ट में जाता है। एक 8111 गाड़ी होगी यहाँ, इनोवा क्रिस्टा, अगर मेरा ड्राइवर सुन रहा हो तो वो इंस्टॉल कर लेगा कहीं। मुझे और पढ़ना चाहते हैं तो सीडी फ्री है, किताब जो किताब खरीदेगा उसको, ऐसा नहीं कहिएगा हमें किताब नहीं चाहिए सीडी दे दो। वो होता है ना ऐसा, कोई खाना खाने गया, बोले कैसे दिया है खाना, बोले दाल और 4 रोटी 8 रुपये में, बोले 4 रोटी 8 रुपये की और दाल, बोले दाल फ्री है, बोले तो दाल ही खानी है, फिर रोटी नहीं खानी। तो किताब जो लेंगे उनको सीडी मिल जाएगी। अगर अशोक मेरी आवाज़ सुन रहा हो, सो नहीं रहा हो, तो स्टार मुझसे पूछना आया था, मैंने मना कर दिया था ये सोच के कि अब पढ़ता कौन है किताबें। सीडी तो लोग सुन लेते हैं, वीडियो सीडी है, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी तो कुछ बच्ची हैं। अशोक सुन रहा है? अशोक अगर सुन रहा है तो कहीं इंस्टॉल कर लेना, जो लोग लेना चाहें। सीडी फ्री देना, किताब के पैसे ले लेना। सुनिए, मैं करगिल पर एक कविता आपको सुनाता हूँ। जिस कविता की भूख किधर से बात आई, वो कविता तो 1 घंटे की अकेली है। इतना स्ट्रेस मुझे मत डलवाइए। देखिए बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। कितना टाइम हुआ है? 1:45 बज गए, मुझे पढ़ते हुए 1:45 घंटे हो गए। और अब हिंदुस्तान में मैं दावा करता हूँ, देश में कभी भी किसी भी कवि से आप 2 घंटे कविताएं नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। मैं केवल कविताएं सुना रहा हूँ। बीच में अगर मुझे कुछ और बोलना हो तो, जैसे एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग जा रहे थे, ये अब कवि सम्मेलन सुना था, और ये चुटकुला है, पता नहीं किसका है। सब सुनाते हैं हमारे मंचों पर। क्या होता है, कवि कोई, चुटकुले वही। हेलीकॉप्टर में 4 लोग जा रहे थे, एक पायलट था, एक प्रोफेसर था, एक नेताजी थे, एक बच्चा था। अचानक पायलट ने सूचना दी कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, अगले 5 मिनट में इसमें आग लगेगी। हमारे पास पैराशूट 3 हैं, आदमी 4 हैं, जो देश के लिए जरूरी है, जल्दी कूद जाए। इतना सुनना था कि नेताजी कूद गए। उसके बाद प्रोफेसर कूद गया। अब एक पैराशूट बचा और लोग 2, पायलट और बच्चा। पायलट ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा, हमको तो देश पर मरना सिखाया जाता है बेटे, तुम देश का भविष्य हो, पैराशूट एक बचा है, तुम लेके कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे हैं। पायलट ने पूछा, 2 कैसे बचे? बच्चा बोला, 2 ऐसे बचे कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। क्या करेंगे आप? एक प्राइमरी स्कूल में इंस्पेक्टर आ गया। मैं सांस ले रहा हूं, 1.5 घंटा गाते हुए हो गया, थोड़ा सांस ले लूं। सांस लेनी है। जिसके सांस नहीं होती वो सांस ही लेता है। सरदार जी अब जा सकते हैं, मैं समझता हूँ। हाँ, कोई नहीं। आपने बहुत समय दिया, बहुत मन से सुना, हम आपके आभारी हैं। और सरदार जी के सम्मान में एक बार ये सदन जोरदार तालियां बजाए। आप स्कूल के बेटे हैं, जिस स्कूल पर हिंदुस्तान को नाज है, हिंदुस्तान गर्व करता है। इंस्पेक्टर आ गया स्कूल में, एक बच्चे को खड़ा कर लिया, उससे बोला, बताओ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? बच्चा बोला, रामलाल। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, बोले, तुम्हारा स्कूल से नाम काटना पड़ेगा, तुमको इतना नहीं पता तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है? बोले, आप मेरा नाम काट ही नहीं सकते, मैं यहां का विद्यार्थी हूं ही नहीं। मैं तो गाय चराने आया था पड़ोस में। मास्टर जी ने कहा, बच्चे कम है, स्कूल में इंस्पेक्टर आ रहा है, तो क्लास में बैठ जा, 2 रुपए मिलेंगे। अब तुम ये बताओ, तुम दोगे कि मास्टर जी देंगे? इंस्पेक्टर को और गुस्सा आया, उसने टीचर को बुलाया, उसने कहा, ये क्या आपके बच्चे, ये क्या इतना भी नहीं जानते? टीचर बोला, साहब मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं यहां टीचर हूं ही नहीं। टीचर मेरा भाई है, आज मुकदमा लड़ने चला गया, मुझसे कह गया था इंस्पेक्टर आ रहा है, बच्चों को घेर के बैठ जाना। इंस्पेक्टर गुस्से में प्रिंसिपल के कमरे में घुसा, प्रधान अध्यापक के कमरे में। उसने, क्या होता है आपके यहाँ, बच्चे नकली, टीचर नकली? उसने धीरे से 10,000 की गड्डी निकाली और ऊपर रख के बोला, जी असली मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बेटा है,
किराने की दुकान चलाता है, आज सामान लेने गया है, मुझसे कह गया था, लेकिन ये कह गया था कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 रुपये दे देना, जहां जहां दस्तखत होने सब कर जाएंगे। इंस्पेक्टर ने नोट अपनी तरफ सरकाए और बोले, वो तो मैं हूं जो केवल 10,000 में मान रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। अच्छा, इस चुटकुले को मैंने आगे बढ़ाया है। मास्टर जी बोले, इंस्पेक्टर साहब जहां के बच्चे नकली, जहां का टीचर नकली, जहां का प्रिंसिपल नकली, नोट देख लेना कैसे। हो सकता है ये भी ना। एक कविता सुन लीजिए अंत में और फिर हम विदा लेंगे। कोई आके धन्यवाद करेंगे अगर यहां परंपरा हो तो, जनता का। राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार। वो आपके पड़ोस के एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने जितना समय हमें दिया हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार अपने इस जनप्रतिनिधि के लिए भी, जो बहुत लोकप्रिय ही होंगे, मुझे बताया गया कि इस बार सर्वाधिक वोटों से वो जीते। और जब नतीजे आए थे मैं तो सोच रहा था कि ठकरायल राजकुमार जी मुझे मंत्री के रूप में मिलेंगे, और मैं आशा करता हूं, दुआ दे के जाता हूं कि वो बहुत जल्द हमें मंत्री के रूप में मिलें। लेकिन हरिओम पवार को सुनने के लिए खुद पैसे खर्च करें, बिलासपुर वालों के पैसे के बल पे ना सुने। हाँ, ऐसा नहीं मुझे बुलाते हैं, मैं ही नहीं आ पाता किसी कारणों से, कभी गैर हाजिर, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो मैं हंसी में इसलिए कह रहा हूं कि मुझ पे हंसना इतना ही आता है बस। मैं तैयार ही हूं, तो सब अक्टूबर तक कहो तो मैं रुद्रपुर ही रह लेता हूं। पर आप मंत्री बन के चले जाओगे तब तक हम दुआ करते हैं। अंतिम कविता सुन लीजिए। देखिए, मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार जो मेरे कॉलेज का विद्यार्थी था, उसका शव जिस दिन आया करगिल के युद्ध में, तो मैंने बहुत दूर से पीछे से शव यात्रा में वो देखा। बहुत लंबी लाइन, बहुत भीड़ थी, मैं बहुत पीछे खड़ा था, आंखें गीली थी। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वो सुन लीजिए। कविता के नाम पर मेरे पास सबसे अच्छा वही है। देखिए, हमारा संवादिक संकट क्या है? हमारी संवेदनाएं मरी, हम संवेदनहीन हो गए। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्या है हमारे देश की संवेदनाओं का स्तर? एक साड़ी की दुकान में एक अमीर महिला लंबी सी कार में महंगी साड़ी पहने हुए आती है और दुकानदार को बुला के बोलती है, जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दिखा दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। यह सच्चाई है, अक्सर अमीर महिलाएं यही बोलती होंगी। लेकिन एक सच और यह भी है कि उसी दुकान में 10 मिनट बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठ के आई और दुकानदार से कहा कि मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखा दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरते संवेदनाओं के देश को संभालिए, बस मैं केवल ये कहना चाहता हूं। छोटा सा गीत है, मैं गीतकार नहीं हूं। गौरी गीतकार हैं, गजेंद्र गीतकार है, प्रख्यात का शिल्प गीतकार का है। तो मैं छोटी सी एक कविता आपको सुना देता हूं। कि कहाँ गया गजेंद्र? प्रत्यांशु आजा, गजेंद्र आजा आजा। मैं केशव का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूं। मैं फिर कहता हूं मैं गीतकार नहीं हूं, लेकिन इस कविता में छोटा सा गीतकार बन गया हूं मैं बस। ये अंतिम कविता पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड नहीं, मेरा 3 घंटे का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं डॉक्टर को इतना धोखा नहीं देना चाहता। मैं 1 घंटा उसे बताऊंगा, 1 घंटे का झूठ बोलूंगा। अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं बैठ के क्यों पढ़ता, और मैं स्वस्थ होता तो मैं 3 घंटे ही पढ़ता। मुझे आनंद आता है 3 घंटे पढ़ने में। मेरा गला अब खुला है ठीक से, इस कविता को मैं ठीक से पढ़ूंगा, सुनिए। मैं केशव का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले। और अपने राजकुमार भाई को समर्पित करता हूं कविता। वो कवियों को बहुत प्यार करने वाले, बहुत बहुत स्नेह करने वाले, बहुत आदर देने वाले, और एक हर साल रुद्रपुर में एक कवि सम्मेलन, बड़ा उत्सव हिंदी कविता का मनाने वाले, जो हिंदी की निष्ठा समर्पण से प्यार करते हैं, वो बहुत 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 यश के भागी होते हैं। वो हैं, वो आगे और ज़्यादा होंगे। उनको सौंपता हूँ सन्ना मन से।
एक पल का एहसास मेरे साथ से जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं राजकुमार भाई जी, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैंने जीवन में केवल एक लाइन अच्छी लिखी है, एक लाइन बस। मैं आज भी खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मुझे दुआएं देना, जी भर के तालियां बजाना, मैंने ऐसी 2 लाइन और लिख ली तो मैं महसूस करूंगा मैं भी कवि हो गया हूं। अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति राजकुमार जी के मुख्य अतिथि में, गजेंद्र के संचालन में, जनमंच के इस कवि सम्मेलन में पढ़ के जाता हूँ सुनना। उनको भी मीठी नींद, आपके यहाँ आपने देखा होगा, आपके यहाँ ये घटना घटी होंगी, नहीं तो आपने टीवी पर देखा होगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। राजस्थान में एक भरतपुर के पास गांव है अजान, ये मेरी कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। वहां का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। जब सेना पति का शव लेके आई, पार्थिव शरीर लाई, तो पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। इसके बाद घटनाएं घटी, बहुत घटनाएं घटी इसके बाद, लेकिन पहली घटना ये थी। मैंने केवल एक लाइन लिखी है इस पर। जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो अपने में महाकाव्य, क्या लिखेगा उस पर कोई। मैंने एक लाइन लिखी है, सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति, शौर्य पर, सेना के साहस पर, सेना की बहादुरी पर अंतिम 6 पंक्ति पढ़ता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के विदा लेता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।